दोस्तों, जैसा कि तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ही इस चरण में भी आगे रहेगी। इस तीसरे चरण में कुछ सीटों पर मुकाबला कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है और कुछ सीटों पर मामला एक तरफा था। तो चलिए जानते हैं 2024 में हो रहे इस लोकसभा चुनाव में कुछ हाई प्रोफाइल और कुछ महत्वपूर्ण सीटों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ तीसरे चरण की वोटिंग में मालदा जिले की दोनों लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। यहाँ पर मालदा दक्षिण और मालदा उत्तर दोनों लोकसभा सीट जो कि मुस्लिम बहुल है, यहाँ बीजेपी आगे बताई जा रही है। यहाँ मुस्लिम वोट टीएमसी और कांग्रेस के बीच में बट रहे हैं और हिंदू वोट एकजुट दिखाई दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी की तरफ जाएगा, इसलिए बीजेपी यह दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें जीत सकती है। नंबर 2, हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों, यहाँ एक ही परिवार के बीच में जंग है, पवार वर्सेस पवार। यहाँ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। बारामती लोकसभा शरद पवार का गढ़ रहा है। यहाँ उन्हें इस बार टक्कर मिल रही है अपने ही भतीजे अजित पवार की तरफ से। यहाँ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी के बीच में मुकाबला है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि शरद पवार की चाणक्य नीति ने इस बार इस लोकसभा में दम तोड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ कोयम्बटूर लोकसभा में बीजेपी और डीएमके में खुली लड़ाई है। यहाँ तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया है। अगर वो ये सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो ये दक्षिण में और खासकर तमिलनाडु में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जो लोग बीजेपी को उत्तर भारतीयों की पार्टी कहते हैं ये उनके लिए एक चोट के रूप में साबित होगा। कई सर्वे के मुताबिक अन्नामलाई की स्थिति यहाँ मजबूत बताई जा रही है और अन्नामलाई ने भी यहाँ अच्छा खासा प्रचार किया है। 4 जून को पता चलेगा यहाँ पर नतीजा क्या आने वाला है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं केरल के बारे में। यहाँ पर बीजेपी त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम सीट इस बार अच्छा खासा जोर लगाया है और यहाँ पर त्रिशूर में बीजेपी की तरफ से एक्टर सुरेश गोपी को उतारा गया था, जो 2019 में भी कैंडिडेट थे और ऐसा माना जा रहा है कि त्रिशूर की सीट इस बार बीजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। वहीं दूसरी सीट है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के बीच में मुकाबला है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राजीव चंद्रशेखर शायद इस सीट को निकालने में कामयाब हो पाएंगे। राजीव चंद्रशेखर ने भी यहाँ अच्छा खासा जोर लगाया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 4 जून को नतीजा क्या आएगा। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। यहाँ पर तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा में बीजेपी की माधवीलता और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बीच में मुकाबला है। वैसे तो ये सीट मुस्लिम बहुल है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर जोर लगाया है, इस बार यहाँ मामला कांटे की टक्कर का हो सकता है। यहाँ पर हैदराबाद लोकसभा के अंदर कुल 30 लाख वोटर है, जिसमें 10 लाख हिंदू और 20 लाख मुस्लिम है। लेकिन अगर हम यहाँ का वोट परसेंटेज देखें तो पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी को 5 लाख वोट ही मिले थे। तो अगर हिंदुओं की वोटिंग ज़्यादा हुई तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए खतरे के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सीट मुस्लिम बहुल है, इसलिए कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें माधवीलता के चुनाव प्रचार के बारे में तो वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भी उन्होंने प्रचार किया है, वो कड़ा संदेश है उन पार्टियों के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी के सामने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। जैसे कांग्रेस और ओवैसी हमेशा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है, लेकिन वहीं जब ओवैसी के सामने कैंडिडेट उतारने की बारी आती है तो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतारती, ताकि मुस्लिम वोट ना बटे और ओवैसी आसानी से जीत जाए। इस सीट पर मुकाबला रोचक है। देखते हैं 4 जून को यहाँ पर क्या नतीजा आता है। 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं रायबरेली के बारे में। दोस्तों, जैसा कि 2019 में स्मृति ईरानी के सामने हार का सामना करना पड़ा था अमेठी लोकसभा में, इसके बाद में राहुल गांधी अमेठी सिर्फ 2 ही बार गए और इस बार ऐसा माना जा रहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें यह बात शायद पता थी कि वो इस बार भी हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ना पसंद किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रायबरेली में नतीजा क्या आएगा, क्योंकि जैसी 2014 में स्थिति थी स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, जो 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा राहुल गांधी का था, वैसा ही पिछली बार 2019 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस का रहा। जो कांग्रेस 2014 में 3,67,000 वोटों से जीती थी रायबरेली से, 2019 में सिर्फ 1,60,000 वोटों से ही जीती थी। और इस बार बीजेपी ने फिर वही कैंडिडेट रिटर्न किया है जो 2019 में था। तो हो सकता है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने तो गए हैं, लेकिन हो सकता है
कि इस बार भी उन्हें 2019 की तरह हार का ही सामना करना पड़े। 7वें नंबर पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा के बारे में। जैसा कि विदिशा लोकसभा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की सीट तो सेफ है, लेकिन बीजेपी यहाँ सिर्फ मार्जिन के लिए प्रचार कर रही है। हम विदिशा लोकसभा के बारे में अगर आपको बताएं तो 1989 से आज दिन तक ये लगातार बीजेपी ही जीतते आई है। 1991 में अटल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। अटल जी विदिशा और लखनऊ दोनों जगह से चुनाव जीत गए थे, इसलिए उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट छोड़ी थी। उस टाइम पर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर उपचुनाव में जीते थे और उसके बाद में 2006 तक यानी 15 सालों तक लगातार शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव जीतते आए। उसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये सीट छोड़ी। बाद में सुषमा स्वराज 2009 में और 2014 में यहाँ से जीती और अब वापिस शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे 2019 में, वो यहाँ 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तब बीजेपी यहाँ पर हाईएस्ट मार्जिन से जीतना चाहती है। देखते हैं 4 जून को बीजेपी यहाँ रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।